So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए सीधे बैठ जाइए, अपनी अपनी पोजीशंस ले लीजिए और सामने देखिए स्क्रीन की तरफ। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं अपनी सीट्स पर बैठ जाएं, जो बैठ चुके हैं सीधे बैठें, अपनी कॉपी पेन निकाल लें और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग ठीक होंगे, ठीक है, ऐसी मैं विश करता हूं। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कल का होमवर्क हमने दिया था वो किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसको करने की किसी ने कोशिश करी या नहीं करी, जरा बताएं हाथ खड़े करके। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। चलिए सो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। अब तक हम लोग जो है बाकी अदर्स क्लासेस के साथ बात कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग प्रकाश के अपवर्तन को सीख रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। और आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है। सो आज हम इनके नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बात डेली बोलता हूं कि जो आपकी आधे घंटे की क्लास होती है, ये आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही है। तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलने की बहुत 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 संभावनाएं हैं, ठीक है। तो जो चीजें क्लास में बताई जाती हैं उनको नोट डाउन रखें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, डाउट रहता है, तो आप बेझिझक हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर भी दीजिए, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा पार्टिसिपेट कीजिए, आपको यहाँ अच्छी से अच्छी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो चलिए लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी, एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे। हमने ये बात करी थी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और थोड़ा सी मुड़ जाती है। अब ये कैसे मुड़ेगी, क्यों मुड़ेगी, किस तरफ मुड़ेगी, कैसा डायग्राम बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको हमने कल समझा था। ये हमारे पास आधार है 2 पॉइंट पर, विरल माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है, इस पर। तो ये बातें हम कल की क्लास में कवर अप कर चुके हैं। आज की क्लास में हमको जो पॉइंट्स कवर अप करने हैं, सबसे पहला ये कि हमारे पास ये कुछ मीडियम्स हैं, कुछ माध्यम हैं, उनके अपवर्तनांक यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम अपवर्तनांक को समझेंगे और उसके बाद हम इस टेबल के ऊपर आएंगे। तो चलिए अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक जो है उसको समझने से पहले हमको चर्चा करनी चाहिए अपवर्तन के नियम। तो हेडिंग डाल देते हैं आज की सबसे पहले, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अच्छा, आप लोग मुझे ये बात बताइए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कितने बच्चों ने पढ़ा है, जरा हाथ खड़े करके बताना। ठीक है, काफी बच्चों ने पढ़ा है, हाथ नीचे। ठीक है, 2 नियम है उसमें, 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होंगे, ठीक है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो ऑनलाइन जो है यूट्यूब पर क्लासेस यहाँ से चलाई जा रही थी, जहाँ पर आपको सब कुछ जो है वहाँ पर अवेलेबल होगा। सारी क्लासेस हमने काफी कुछ वहाँ पर कवर अप कर रखा है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, जो हम सबसे पहला नियम देखेंगे, सबसे पहला नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने के लिए हम लोग पहले प्रकाश के अपवर्तन के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो भाई ये डायग्राम, ये देखो, ये बीच में जो माध्यम है हमारे पास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक माध्यम को, एक मीडियम को, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये एक मीडियम है, सपोज इसको कह लेते हैं ये कांच है, सपोज इसे हम कहते हैं ये कांच है, ग्लास है, ठीक है। उसके बाद इसके बाहर चारों तरफ क्या होगी? वायु होगी, एयर होगी, ठीक हो गया। अब प्रकाश किरण कहां से आएगी? प्रकाश किरण आएगी इस रास्ते, ऐसे। सपोज एक प्रकाश किरण जो है इस पृष्ठ पर इस प्रकार से आपतित हुई, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था? ये बताया था कि इसका आगे का रास्ता डिसाइड करने के लिए, इसका आगे का रास्ता जानने से पहले
हमको क्या करना है, यहाँ पर एक अभिलंब खींचना है। चलिए एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। अभिलंब कैसा होता है भाई, 90 डिग्री होता है। कहां पर, इस पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसे कहते हैं, आपतन का बिंदु। आपतन का बिंदु कहाँ है, ये रहा, जहां पर ये किरण जो है आपतित हुई। ठीक है, सो ये हमारी पहली किरण जो है आपतित हुई। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने बोला भाई यहाँ पर है एक माध्यम वायु, यहाँ पर है कांच। अब ये जो रास्ता है यहाँ से इसका माध्यम चेंज होने वाला है, तो मतलब कि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, ये प्रकाश किरण मुड़ जाएगी। मतलब जाना इसको कैसे चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, पर ये क्या ऐसे जाएगी, नहीं ऐसे नहीं जाएगी। रास्ता इसका ऐसे सीधा होना चाहिए, पर ऐसे सीधा नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा। ये मुड़ने के बाद किधर की तरफ जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये अंदर की तरफ ही क्यों गई, मुड़ना था इसे, अगर इसे मुड़ना ही था तो ऐसे नहीं मुड़ सक रही थी, बाहर को नहीं मुड़ सक रही थी। कोई इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा, कोई इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा, कोई बच्चा? सारी बातें आपको बता रखी है प्रीवियस क्लासेस में, उसी के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा? ठीक है, अगर कोई बच्चा आंसर देना चाहता है इन बिटवीन तो हाथ खड़े अपने कर लेना। बाय द वे बातों को आप सुनते जाइए और समझते जाइए, अभी लिखने का नहीं, जब लिखने का होगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर दो कोण बनते हैं, यहाँ पर क्या बनते हैं, दो एंगल्स बनते हैं। ठीक है, पहला एंगल जो बनता है वो आपतन का कोण बनता है। वो क्या बनता है, आपतन का कोण, ये वाला कोण। ये कौन सा कोण होता है भाई, आपतन का कोण। और ये अभिलंब के साथ जो दूसरा कोण बनता है, ये बनता है अपवर्तन का कोण। क्या बनता है, अपवर्तन का कोण। तो आई क्या है भाई, आई है हमारा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, एंगल आई एंड एंगल आर। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम था वो ये कह रहा था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर होते थे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बात को विशेष रूप से अपने दिमाग में ध्यान रखें। ठीक है, यहां पर जो बात कही जा रही है, फर्स्ट लॉ हमने ढूंढने की कोशिश करी कि भाई जैसे वहां पर प्रकाश के परावर्तन में हमने देखा था जो परावर्तन का कोण है, आपतन का कोण है वहां पर पीछे। ठीक है, पीछे यानी कि प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में अगर आपको लेकर चलूं, प्रकाश के परावर्तन में अगर आपको लेकर चलूं, हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा है वो। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि जो प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये देखिए, जो आपतन का कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता था। मतलब ये कोण इसके बराबर होता था। ये कौन सा था हमारा, ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन को। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या कहानी होने वाली है, प्रकाश के अपवर्तन में सिंपली एक कहानी ये होगी कि इनके बीच में भी कोई ना कोई संबंध होगा। प्रकाश के परावर्तन, आपतन के कोण और अपवर्तन के कोण में भी कोई संबंध होगा। ठीक है, उसको हम सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं। पहला जो नियम है वो ये कहता है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, कौन सी वाली भाई, ये वाली किरण जो आपतित हुई, जो सबसे पहले गिरी, वो है आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी अपवर्तित किरण, ये वाली है भाई, ये। ठीक है, जो माध्यम में घुसने के बाद मुड़ गई, वो वाली है अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, आपत किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहने का मतलब है तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मतलब कि इसका सीधा सीधा एक जो आपको ये तल वाली कहानी जो है कंफ्यूजिंग करती होगी। ठीक है, तल वाली कहानी कंफ्यूजिंग करती होगी। एक ही तल में स्थित होते हैं। पहले नियम लिख लेता हूं पूरा, फिर समझाता हूं आपको। में स्थित होते हैं, इसका कहने का मतलब ये है ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये रहा अभिलंब जो ये डॉट डॉट लाइन से बना रखा है। ठीक है, इस पर एरो नहीं आएगा, ये डॉट डॉट लाइन से जो बना रखी है सीधी लाइन जो 90 डिग्री के एंगल पर है तल के साथ, उसको कहते हैं अभिलंब।
ठीक है, तो ये तीनों एक ही तल में स्थित है। एक ही तल में स्थित होने का सिंपल मतलब है आप इसे अपनी कॉपी के कागज के ऊपर बना पा रहे हो ना, यस। जिसको आप अपनी कॉपी के कागज के ऊपर पूरी तरीके से नहीं बना सकते वो एक तल नहीं होता है। जैसे एक्स अक्ष बनाइए, वाई अक्ष बनाइए, अब जेड अक्ष को यहाँ इस कागज पर नहीं बना सकते तो हम दिखाने के लिए ऐसे बना देते हैं, पर वास्तव में ये कागज से बाहर की ओर है, समझ रहे हो। तो एक ही तल मतलब आप उसको अगर कागज के ऊपर बना पा रहे हो तो मतलब वो एक ही तल है। समझ में आ गई बात, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह है हमारा अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम हमको सिंपली रिलेशन बताता है किस किस के बीच में, कोण आई और कोण आर के बीच में। तो इन्होंने जो एंगल, जो रिलेशन बता रखा है, जो हमको रिलेशन याद रखना है वो है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, कांस्टेंट। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, इसको नियम के रूप में कैसे लिखना है, इसको नियम के रूप में ऐसे लिखना है। देखो मैं समझा रहा हूं आपको, आप अपने वर्ड्स में इसको लिखेंगे। नियम के रूप में आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे, नियम के रूप में आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि जो आपतन के कोण की ज्या होती है, देखो साइन का मतलब होता है ज्या, साइन का मतलब होता है ज्या। तो साइन आई मतलब, आई क्या है भाई हमारा? आई जो है आपतन का कोण है, तो इसको क्या बोलेंगे? आपतन के कोण की ज्या। समझ गए? आपतन के कोण की ज्या। अब ये साइन आप मैथ में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वहां पर पढ़ेंगे। अभी इसका बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं है, बस इस नियम में आपको याद रखना है। तो बस इसको याद रख लो कि आपतन के कोण की जो ज्या होती है, नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है साइन आर, मतलब कि अपवर्तन के कोण की ज्या, दोनों का अनुपात। जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा हुआ है, मतलब अनुपात। जब दो राशियां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती है ऐसे बटे में, तो उसका मतलब क्या होता है भाई? उसका मतलब होता है अनुपात। उसका मतलब क्या होता है? अनुपात, यानी कि रेशियो। तो कहा जा रहा है आपतन के कोण की ज्या, अपवर्तन के कोण की ज्या, दोनों का अनुपात, मतलब दोनों को बटे में अगर निकालूंगा तो वो एक स्थिरांक होगा, वो एक कांस्टेंट होगा, मतलब वो एक फिक्स नंबर होगा हमारे पास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पर इसमें जो स्पेसिफिक बात हमने करी है वो किसके लिए करी है? वो किसके लिए करी है? वो करी है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के लिए। ये वाला नियम होता है। तो क्या होना चाहिए? कोई फिक्स कलर होना चाहिए। कोई अगर एक कलर है हमारे पास, प्रकाश का कोई एक रंग है, तो उसके लिए साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा, चाहे आपतन का कोण कितना ही कर लो, जो अपवर्तन के कोण के साथ साइन का उसका रेशियो आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। बात समझ में आ गई? ये बात जो कही है हमको सेकंड लॉ में कही है प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के पहला और दूसरा नियम जो है अच्छी तरीके से हमें जो है क्लियर हो गए। समझ में आ गई है बात? ठीक है, अब हमको जाना है, ये जो सेकंड लॉ है ना, इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं, और थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमने क्या बोला, साइन आई आपतन के कोण की ज्या और साइन आर अपवर्तन के कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। जो स्थिरांक है उस स्थिरांक का नाम होता है अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, और आप इसे कैसे डिनोट करेंगे? आप इसे स्मॉल n से डिनोट करेंगे। तो अपवर्तनांक को हम कैसे डिनोट करते हैं भाई? अपवर्तनांक को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अब हम जो है अपवर्तनांक के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो एक छोटी सी हेडिंग लगा लेंगे, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताएगा कि कोई माध्यम कितना सघन है या फिर कितना विरल है। मैंने आपको बताया ना, प्रकाश का अपवर्तन जो है इस बात पर निर्भर करता है कि प्रकाश कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कौन सा माध्यम कितना सघन है, कौन सा माध्यम कितना विरल है, इसी पर तो डिपेंड कर रहा है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कितनी मुड़ रही है प्रकाश किरण। बात समझ में आ रही है? प्रकाश का अपवर्तन किस बात पर निर्भर करता है? उन दो माध्यमों पर जिनमें कि वो जा रहा है, जिनमें कि वो चल रहा है। अब अपवर्तनांक क्या बात करेगा? अपवर्तनांक हमें ये डिसाइड करेगा कि
प्रकाश की जो चाल होगी वो अलग अलग माध्यमों में कितनी रहेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तनांक जो है, प्रकाश का अपवर्तन जो है, अपवर्तनांक जो है उसको आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो कि ये हमको क्या बताने में हेल्प करेगा, ये हमको विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण मतलब प्रोपोगेशन, जैसे लाइट चलेगी कि आपेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड बताएगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड बताएगा किसी माध्यम की, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। देखो बेसिकली हम लोग वायु के सापेक्ष बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात आपको अगर बताऊं, कहने का मतलब है कि प्रकाश जो सबसे ज्यादा तेज चलता है वो वायु में चलता है, इसीलिए वायु का अपवर्तनांक जो है वो 1 है, लगभग 1 कह सकते हैं, 1.0003 मतलब 1 है। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है भाई, सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, वायु। मतलब सबसे तेज प्रकाश किसमें चलेगा, वायु में। समझ में आ गई बात। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम उसमें प्रकाश की गति उतनी ज्यादा, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ज्यादा। बस सिंपल इतना सा लॉजिक इसमें समझना है। अब बर्फ देखिए, बर्फ अगर हम माध्यम बर्फ लेंगे, अगर हम देखेंगे बर्फ में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो उसका अपवर्तनांक है 1.31। मतलब कि वायु में जितनी प्रकाश की चाल होती है ना, वायु में जितना तेज प्रकाश चलता है उससे थोड़ा सा कम तेज चल पाएगा बर्फ में। ठीक है, फिर जल में उससे कम 1.33, फिर अल्कोहल में उससे कम 1.36, केरोसिन में 1.44। ठीक है, क्वार्ट्ज की बात करें तो 1.46, तारपीन के तेल 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन कांच 1.52। कांच दो प्रकार के होंगे, ठीक है, क्राउन और फ्लिंट। ये रहा देखो, फ्लिंट कांच 1.65, तो कांच दो होंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो क्राउन कांच 1.52 उसका अपवर्तनांक होता है, फ्लिंट कांच का 1.65 होता है। बाकी ये जो अदर जो हमारे पास माध्यम हैं उनमें भी प्रकाश की चाल हमको दे रखी है। ठीक है, रूबी में 1.71, नीलम में 1.77, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरे का, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हीरे का। दैट मीन्स कि प्रकाश की जो सबसे कम चाल होगी वो होती है हीरे में। आई है बात समझ में या नहीं आई है? ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपको जो है ये डेटा आपको दिया गया है ना, ये डेटा दिया गया है, इसका जो है आपको याद नहीं करना, ये बस समझना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जैसे हम दो की तुलना करते हैं, जैसे हम किरोसिन और जल की बात करते हैं, किरोसिन और जल। तो किरोसिन का कितना है भाई, किरोसिन का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 1.44, जल का कितना है 1.33। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि किरोसिन का जो अपवर्तनांक जल से अधिक है, दैट मीन्स कि किरोसिन जो है वो ज्यादा सघन है। किरोसिन क्या है, ज्यादा सघन है, और जल जो है उसकी तुलना में विरल माध्यम है। किसकी तुलना में भाई, किरोसिन की तुलना में। लेकिन अगर मैं जल की तुलना करूं किसके साथ, वायु के साथ, तो फिर जल सघन हो जाएगा और वायु विरल हो जाएगी। मतलब कि अगर दो माध्यमों में तुलना की जाती है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन होता है और जिसका कम होता है वो विरल होता है। समझ में आई है बात या नहीं आई है? तो ये था हमारा अपवर्तनांक के बारे में। आपको कुछ माध्यमों का अपवर्तनांक याद रखना है, जैसे हीरे का आपको याद रखना है। ठीक है, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास का आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ऊपर के 3 तो याद रखना है। ठीक है, जल का याद रखना है, बर्फ का याद रखना है और वायु का याद रखना है। ठीक है, बाकी सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ आपको इसमें जो है याद रखने हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई है बात? ठीक है, तो ये था हमारा किस बात को रिलेटेड, अपवर्तनांक से लेकर के हमारा जो डिस्कशन है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। ठीक है, समझ में आ गई बात, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। अब n के लिए हम जो फॉर्मूला लेते हैं, n को हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, अपवर्तनांक दो माध्यमों के सापेक्ष निकालते हैं। जैसे अभी आपने डायग्राम बनाया ना, ऊपर क्या थी, वायु और नीचे क्या था, कांच।
तो इसको मैं माध्यम 1 बोल देता हूं, इसको मैं माध्यम 2 बोल देता हूं कांच को। तो हम दो माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं, देखो N21। N21 का मतलब क्या है, N21 का मतलब क्या है, जो बाद में लिखा है उसको ऊपर, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो ये होता है अपवर्तनांक का मतलब, इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक को हम लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दो माध्यमों के लिए हम अपवर्तनांक को लिखते हैं। तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 लेते हैं हम सपोज, और v2 लेते हैं, तो N21 को मैं क्या लिख सकता हूं, v1 अपॉन v2। v1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, v2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। जब प्रकाश जो है दो माध्यमों में गति कर रहा है, पहले से दूसरे में जा रहा है या दूसरे से पहले में कहीं से भी कहीं जा रहा है। अब अगर मैं N12 लिखूंगा तो बताओ क्या होगा इसका मतलब, N12 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा माध्यम 1 ऊपर आएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो इसको अगर मुझे लिखना होगा फॉर्मूला की फॉर्म में, फिर से वही, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या है भाई, v1 है, माध्यम 2 में v2 है, तो ये क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1 हो जाएगा। बस इस बात को ध्यान रखना है कि N12 का मतलब क्या है, N21 का मतलब क्या है, जो भी माध्यम होंगे, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए माध्यम 1 वायु है, माध्यम 2 कांच है, तो जो भी होगा आपको उसकी जगह पे उसको लेना है। अब अगर आपसे बात की जाए कि एक माध्यम जो है, यदि इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट, यदि माध्यम 1 जो है, पहला माध्यम जो है, दोनों में से एक माध्यम जो है वो वायु है, वो क्या है, वायु है, मतलब एक तरफ वायु है, दूसरी तरफ चाहे कुछ भी हो, कांच हो, जल हो, बर्फ हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मूला बन जाएगा N21 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पहला माध्यम वायु है, तो जो बाद में लिखा है वो ऊपर आएगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे इसके नीचे क्या आएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 2 का नाम नहीं पता ना हमको। जब ऐसा होगा तो सिंपली मैं इसे लिख सकता हूं NM, जो भी माध्यम है मेरे पास, सपोज माध्यम 2 कांच है, तो कांच के लिए अपवर्तनांक लिख सकता हूं, NM लिख सकता हूं, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल हम जानते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ होती है इसकी वैल्यू, ये हम जानते हैं, ठीक है। और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को मैं अगर V से डिनोट करूं, तो हमारे पास जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है NM इज इक्वल टू C अपॉन V, और इसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे हम कहते हैं क्या, कौन सा अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आपसे अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ लिया जाए, आप सिंपली इतना कहेंगे, यदि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान, या फिर आप कहेंगे यदि जब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा हो, तो उनमें से दो माध्यमों में से एक माध्यम जो है वायु हो, दो माध्यमों में से एक माध्यम जो है वायु है, तो उस स्थिति में जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। निर्वात के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेटली जो हमने पीछे जो बातें करी है ना, यहाँ पर ये जो टेबल में, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है बेसिकली। अल्कोहल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, केरोसिन का निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्वार्ट्ज का निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने जो भी अपवर्तनांक निकाले हैं ना, ये सारे जो है वायु के सापेक्ष है निकाले हुए, इसीलिए वायु के लिए जो वैल्यू है ये 1 आ रही है। ऊपर भी वायु नीचे भी वायु, अगर दोनों माध्यम वायु तो 1 आएगी। ऊपर वायु नीचे बर्फ, तो वायु का ज्यादा है, वायु जो है विरल है ना,
तो वायु इस केस में जो होगा हमारे पास ये जो सारे अपवर्तनांक हैं ये बेसिकली निरपेक्ष अपवर्तनांक है। कहने का मतलब ये है कि इस केस में ये सारे के सारे जो अपवर्तनांक हैं ये बेसिकली निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब इनको किसके सापेक्ष निकाला गया है, वायु के सापेक्ष। तो वायु इनमें आपको सबसे विरल दिख रही है और बाकी सब जो है वायु से सघन दिख रहे हैं माध्यम। इतनी सी कहानी है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, सो ये था हमारा अपवर्तनांक से संबंधित डिस्कशन। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। जो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं उनको नोट डाउन कीजिए, घर से उन्हें एक बार रिवाइज जरूर करना, यही आपका आज का होमवर्क है। अगली क्लास में मिलते हैं हम नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।